नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय समय के अनुसार आज सुबह सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के नाम संदेश प्रसारित किया। 20 मिनट का उनका भाषण था। पूरी दुनिया की नज़र उस पर थी। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई किसी देश का प्रमुख होगा जिसने ये भाषण न सुना हो। जिन लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध चले और जिनको उम्मीद थी कि युद्ध न चले, उन सब ने सुना। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति ट्रंप घोषित करेंगे कि वो अब इस युद्ध से बाहर निकल रहे हैं, या वो कोई टाइमलाइन ही घोषित कर देंगे कि हम 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में बाहर आ रहे हैं इस युद्ध से। हमारा जो लक्ष्य था वो हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए, हमारी जीत हो गई है, अब युद्ध बंद। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कई बार डिप्लोमेसी में होता है कि जो नहीं कही जाती है बात, यानी बिटवीन द लाइंस जो होता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा उससे आप निकालने की कोशिश कीजिए कि उनका इरादा क्या है। उन्होंने अपने देशवासियों को पहले तो आश्वस्त किया कि अमेरिका की इकॉनमी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। अमेरिकी तेल कंपनियां पैसा कमा रही हैं, आम जनता को पेट्रोल महंगा मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा अमेरिका बहुत अमीर देश है। और फिर उन्होंने गिनाया कि किस तरह से अमेरिका की इकॉनमी बढ़ रही है, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तमाम चीज़ें बताई। लेकिन एक तो उस उद्देश्य इस भाषण का था अपना जो मेगा उनका जो बेस है उसको एड्रेस करना। और उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनका ये जो मेगा बेस है उसमें उनका समर्थन अभी भी बना हुआ है। दूसरा उनका उद्देश्य था ये बताने का कि उनके खिलाफ एक तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है। उन्होंने गिनाया कि अमेरिका कब कब युद्ध में गया और कितने कितने समय के लिए। 5 साढ़े 5 साल से लेके 19 साल से ज़्यादा समय तक युद्ध में रहा। सबसे लंबा वियतनाम का युद्ध 19 साल 5 महीने के करीब चला था। तो उन्होंने कहा अभी तो 32 दिन हुए। और उन्होंने जो संकेत दिया वो ये कि ये युद्ध जल्दी ख़त्म नहीं होगा। क्यों नहीं ख़त्म होगा? जब तक ईरान की जो सामरिक शक्ति है उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देते। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है वो उससे भी भयानक है कि जब तक ईरान को स्टोन एज में नहीं भेज देते, पाषाण काल में नहीं भेज देते, तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। तो ये तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे, जो बहुत से लोगों को लग रहा था। अब आप देखिए, दुनिया में 2 तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। अमेरिका में बड़ा विचित्र खेल होता है। अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के नैरेटिव चलाए जाते हैं और उनको आप अगर उनका आकलन करें तो आपको मालूम होगा ये कितना डबल स्टैंडर्ड है। बुश के समय जब इराक पर हमला किया अमेरिका ने, तब पूरी दुनिया में नैरेटिव चलाया गया, इराक को बुरा बताया गया कि उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कि था नहीं, लेकिन उसको सच्चाई के रूप में पेश किया गया। पूरे इराक देश को बर्बाद कर दिया गया। सद्दाम हुसैन के खिलाफ वहाँ भी था कि जो है रिजीम चेंज होगा, लोग सड़कों पर उतर आएंगे। सद्दाम हुसैन वहाँ बहुत लोकप्रिय नहीं थे इराक में, लेकिन इसके बावजूद लोग उनके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरे। ये ठीक है कि अमेरिका ने बाद में उनको खोजकर मार दिया, लेकिन इसके बावजूद इराक से कुछ मिला नहीं अमेरिका को। वही बात वियतनाम की है, वही बात अफ़गानिस्तान की है। अब बारी ट्रंप की है। वो अपने को शांति का राष्ट्रपति बताने की कोशिश कर रहे हैं जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार। लेकिन उन्होंने युद्ध तो शुरू किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जो नैरेटिव चलाया जा रहा है अमेरिका में, एक बात समझ लीजिए कि अमेरिका में, और जब अमेरिका में बात कर रहा हूँ तो वहाँ जो नैरेटिव गढ़ने वाले हैं, मीडिया के लोग हैं, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और वेस्ट के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मीडिया के लोग हैं, वो एंटी ट्रंप है। इनमें से कोई ट्रंप को पसंद नहीं करता। तो इसलिए आपको ये सुनने को मिल रहा होगा कि ईरान कैसे नुकसान कर रहा है अमेरिका का, कैसे नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल का, लगातार मार रहा है, हार मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त शक्ति के सामने किस तरह से ईरान टिका हुआ है, पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं हो रहा है। ये सब बातें आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन एक भी मीडिया रिपोर्ट ये बात नहीं बताएगी आपको कि ईरान में क्या हुआ है, अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान का कितना नुकसान हुआ है। इसके बारे में आपको सुनने को नहीं मिलेगा।
तो इसलिए जो है ये जो पूरा नैरेटिव वॉर है वो एक तरफा है, ईरान के पक्ष में है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। देखिए, युद्ध कोई पसंद नहीं करता, चाहे किसी विचारधारा का व्यक्ति हो, युद्ध पसंद नहीं करता। तो कोई युद्ध पसंद करने वाला मिलेगा ऐसा नहीं मान सकते। लेकिन अमेरिका में जो ट्रंप का, उनका जो जनाधार है, उनका जो वोटर है, वो अपने राष्ट्रपति के साथ है, और जो उनके विरोधी हैं तो उनके साथ होने का तो सवाल ही नहीं है। उनको मौका मिला है हमला करने का, हमला कर भी रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात ये आती है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और वो होना क्यों ज़रूरी था या गैर ज़रूरी था। ईरान का समर्थन करने वाले, आप मानकर चलिए, वो ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। इसके अलावा ईरान के समर्थन का कोई आधार नहीं है। ईरान कितना बड़ा खतरा है अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं, इजराइल के लिए तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, अस्तित्व का सवाल है। और वो सवाल अब जो है इस युद्ध के बाद, 1 महीना से ज़्यादा चलने के बाद, पूरी खाड़ी के देशों के लिए हो गया है कि अगर ईरान रहा, मजबूत रहा, तो खाड़ी के देशों का क्या भविष्य है कोई नहीं बता सकता। इजराइल कब तक रहेगा कोई नहीं बता सकता। और ईरान के पास अभी परमाणु हथियार है नहीं। कल्पना कीजिए कि जब आ जाएंगे तो क्या होगा। ईरान ने सबसे ज़्यादा आतंकवाद के प्रॉक्सीज खड़े किए हैं। उनकी IRGC जो है वो अपने आप में एक आतंकी संगठन है, और बसीज आर्मी उनकी, उसके बारे में आप आजकल खूब पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो ईरान का इरादा क्या है पहले तो ये समझना चाहिए। ईरान का इरादा है पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना प्रभुत्व कायम करना, अरब देशों पर अपना प्रभुत्व कायम करना कि इस इलाके का दादा मैं हूं। एक, इजराइल को ख़त्म करना। वहाँ जो नारे लगते हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये कोई सिर्फ शोशेबाजी नहीं है, नारेबाजी नहीं है। इसके पीछे एक विचारधारा है, एक सोच है जो इन देशों को ख़त्म करना चाहती है, और उसके लिए उसको चाहिए परमाणु हथियार। और वो परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, इस बात में अब कोई संदेह नहीं है। ये खुद ईरान मान चुका है कि वो 400 किलो से ज़्यादा यूरेनियम का एनरिचमेंट कर चुका है, 60% या उससे ज़्यादा। तो 90% एनरिचमेंट के बाद जो है परमाणु हथियार आप बना सकते हैं। लेकिन इस 60% से भी आप परमाणु हथियार बना सकते हैं, वो उतने प्रभावी नहीं होंगे, उतने घातक नहीं होंगे। तो ईरान का जिसको समर्थन करना है वो ये मान कर करे कि वो जिहादी रिजीम का समर्थन कर रहा है, वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वो ईरान का समर्थन कर रहा है। मैं कोई अमेरिका का या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक नहीं हूँ, प्रशंसक भी नहीं हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो लड़ाई हो रही है ईरान के खिलाफ, इराक का युद्ध हो, वियतनाम का युद्ध हो, चाहे अफगानिस्तान का युद्ध हो, अमेरिका ने उस युद्ध का आधार बनाया, नैरेटिव बनाया। इस युद्ध का नैरेटिव बना नहीं पाया। वो तीनों जगहों पर अमेरिका जो युद्ध करने गया उसकी नीति गलत थी। यहाँ नीति सही है, नैरेटिव बन नहीं पाया है। नैरेटिव ठीक उल्टा बना है। ईरान का परमाणु संपन्न होना केवल अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। जो लोग ईरान के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं वो आंखें बंद कर ली हैं उन्होंने कि ईरान जो कर रहा है और जो उसकी करने की क्षमता है और जो उसका करने का इरादा है, उससे आंखें बंद कर ली हैं। और ये सब लोग इजराइल और अमेरिका, खासतौर से ट्रंप के विरोध में, ट्रंप के प्रति नफरत में अंधे हो चुके लोग हैं, जो लगातार ईरान का समर्थन कर रहे हैं। उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये वो रिजीम है जिसने अपने देश के 35-40 हज़ार लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो अपने अनुसार जीना चाहते थे, अपने मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनना चाहते थे, रहना चाहते थे। जो अपने लोगों का दमन करती है जो सरकार, जो रिजीम, उसका समर्थन कर रहे हैं। और नाम क्या? डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं, देश की संप्रभुता की बात कर रहे हैं।
तो क्या दुनिया को ऐसा संप्रभु देश चाहिए, सॉवरेन कंट्री चाहिए, जो अपने लोगों का इस निर्दयता से दमन करे और जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो? इजराइल क्या कर रहा है? वो इस युद्ध में उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है कि ईरान की जो क्षमता है हमला करने की, आक्रमण करने की, नुकसान पहुंचाने की, उसको ख़त्म कर देना है और उसके जो प्रॉक्सीज हैं उनको ख़त्म करना। हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका तेज अभियान चल रहा है। उसने लेबनान में जो है एक बफर जोन लगभग क्रिएट कर लिया है। दोनों देशों को अलग करने वाली जो नदी है उस पर जो पुल बना है उसको उड़ा दिया है और कहा कि अब ये सीमा हो गई दोनों देशों की। वो लगातार हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है। ईरान की परेशानी ये है, हमास को इजराइल पहले ही ख़त्म कर चुका है, न्यूट्रलाइज कर चुका है, लेकिन ये जो संगठन है, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, और यहाँ तक कि ईरान का IRGC और बसीज आर्मी जो है, ये एक विचारधारा से प्रेरित संगठन है। तो इनको आप कमज़ोर कर सकते हैं, इनको आप मार सकते हैं, लेकिन इनका विचार नहीं ख़त्म होने वाला है। ये फिर से खड़े होने की कोशिश करेंगे, फिर से अपनी शक्ति को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इनका लगातार दमन करना पड़ेगा, तब जाकर आप दुनिया को सुरक्षित बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यूरोप के देश ट्रंप से नाराज़ हैं, ट्रंप के रवैये से नाराज़ हैं, और बड़ी स्वाभाविक बात है, होना भी चाहिए। ट्रंप ने जिस तरह से सबका अपमान किया है उसके कारण होना भी चाहिए। ट्रंप ने जिस तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था में उठापटक मचा दी है, पहले अपने टैरिफ वॉर के जरिए, अब इस वॉर के जरिए, उससे पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन ट्रंप जो बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा तो कोई तेल आता नहीं है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, बंद रहे कि खुला रहे, तो जिनका तेल आता है वो जाएं खुलवाएं। बात तार्किक लगती है, लेकिन सवाल यह है कि युद्ध से पहले तो खुला ही हुआ था। आपने युद्ध शुरू न किया होता तो बंद न होता। लेकिन ईरान को देखिए आप, ईरान जो है अमेरिका और इजराइल पर हमला कम कर रहा है, खाड़ी के देशों पर ज़्यादा कर रहा है, और उसके हमले का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले उसने कहा कि अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं, जो मिलिट्री बेस है, उन पर हमला करेंगे। फिर वो बढ़ा, अब खाड़ी के देशों के गैस और तेल के जो सेंटर्स हैं उन पर हमला हो रहा है, डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला हो रहा है, और सबसे ताज़ा धमकी ये है कि अमेरिका की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके दफ्तर हैं सऊदी अरब में, उन पर हमला करेंगे। होटल्स पे हमला हो रहा है, नागरिक इलाकों में हमला हो रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप नैरेटिव की ताकत देखिए। इजराइल और अमेरिका तो जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। आप पहुँच जाइए इजराइल, वहाँ एक मोबाइल लेकर घूमिए और सब दिखा दीजिए कि कहाँ मिसाइल गिरी है, कितना नुकसान हुआ, कितने मरे, कितने घायल। ईरान से कोई खबर आ रही क्या? वहाँ ये युद्ध शुरू होने से पहले से ही इंटरनेट बंद है, मोबाइल बंद है, वहाँ से कोई संदेश, कोई समाचार नहीं आ रहा है। जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं वो अमेरिकन सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिल सकी हैं, सिर्फ उतनी दिखाई दे रही हैं। तो ईरान की जिस तरह की बर्बादी हुई है, उसको फिर से बनाने में, खड़ा करने में कई दशक लगेंगे। लेकिन ईरान की जो रिजीम है उसको इससे मतलब नहीं है। उसके लोग भूखे मरें, प्यासे मरें, इससे मतलब नहीं है। उसको अपनी विचारधारा से मतलब है, और वो विचारधारा दुनिया के लिए खतरनाक है, वो विचारधारा मानवता के लिए खतरनाक है। तो ये लड़ाई अमेरिका इजराइल बनाम ईरान नहीं है, ये लड़ाई लगभग उसी तरह की है जो धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। और जब परिस्थिति ऐसी हो तो भगवान कृष्ण की कही हुई बात याद आती है, जो उन्होंने शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह से कही थी। उन्होंने कहा था कि जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती हो जाता है। इसलिए जो लोग नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, उसके खिलाफ इस तरह से आक्रमण नहीं करना चाहिए था, क्यों अमेरिका और इजराइल ने ये आक्रमण किया, उनको एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं। आप ट्रंप के विरोधी हो सकते हैं, आप इजराइल और नेतन्याहू के विरोधी हो सकते हैं, वो मैं बात मान सकता हूँ, लेकिन ईरान के समर्थक,
अगर आपका मानवता में विश्वास है, अगर आप दुनिया को सुरक्षित देखना चाहते हैं, अगर आप दुनिया से आतंकवाद को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं, तो आप ईरान के समर्थन में कभी नहीं खड़े हो सकते। वो सब लोग ईरान के समर्थन में खड़े हो सकते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो दुनिया में जिहाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो जिहाद की विचारधारा को पालना पोसना चाहते हैं। ईरान ने क्या क्या किया है ज़रा इस पर तो गौर कीजिए। हिजबुल्लाह, हमास, हुती, इराक में शिया मिलिशिया, सीरिया, ISIS, इन सब का समर्थन कौन करता है? ईरान। हमारे पड़ोस में हमारे लिए नासूर बना हुआ है पाकिस्तान। 3 दशक से ज़्यादा समय से हमारे यहाँ आतंकवादी भेजता है, आतंकवादी हमले कराता है। उसका सबसे बड़ा समर्थक कौन है? ईरान। तो ऐसे में ईरान के पक्ष में खड़े होने वाले, उनको ये तो कम से कम बोलना चाहिए कि हम मानवता के पक्ष में नहीं हैं, हम जनतंत्र के पक्ष में नहीं हैं, हम शांति और कानून व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं। जो रिजीम अपने ही लोगों को 35-40 हज़ार लोगों को गोलियों से भुनवा देती हो, जेलों में बंद कर देती हो, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बात कहना चाहते हैं, वो रिजीम की कुछ बातों का समर्थन नहीं करते। जो रिजीम खाड़ी के देशों पर इसलिए हमला कर रही है कि वहाँ अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, बिना ये सोचे कि पूरी दुनिया को किस तरह से मुश्किल में डाल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके एक तरह से पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रही है। तो क्या एक ब्लैकमेल करने वाले देश का समर्थन करेंगे आप? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है ईरान। केवल सैनिक अड्डों तक उसका हमला सीमित नहीं रह गया है खाड़ी के देशों में, उनके तेल ठिकानों पर, गैस ठिकानों पर, उसकी जो फैसिलिटीज़ है, उसके अलावा नागरिक ठिकानों पर हमला, हवाई अड्डे पर हमला। दरअसल ईरान ये बताना चाहता है पूरे अरब देशों को कि इस इलाके का दादा मैं हूँ, सबको मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो बोला है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, वो दरअसल ईरान के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है कि हम छोड़कर नहीं जाएंगे। जो खाड़ी के देश अमेरिका से कह रहे थे कि बीच में छोड़कर मत जाइए, और इजराइल तो हमेशा से इस पक्ष में रहा है, वो कह ही रहा है कि 45 साल बाद हमको ये मौका मिला है। तो ईरान की जो हमला करने की क्षमता है, उसको नष्ट किए बिना अगर ये युद्ध रुका तो आप समझिए दुनिया में भारी तबाही आएगी। उसके बाद फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आज ईरान के पास अगर परमाणु हथियार होता तो दुनिया का क्या होता। तो ईरान को परमाणु हथियार संपन्न नहीं बनने देना है, ये पूरी दुनिया का प्रण होना चाहिए, ये पूरी दुनिया की प्रतिज्ञा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए। ईरान की जो मारक क्षमता है, चाहे उसकी मिसाइल्स हो, ड्रोन हो, उसको खत्म करना न केवल दुनिया के लिए बल्कि ईरान के आम नागरिक के लिए भी अच्छा है। जो बर्बादी हुई है ईरान की हठ धर्मिता के कारण, वो कोई सामान्य नहीं है। जिस दिन युद्ध रुकेगा उस दिन मालूम होगा कि ईरान की हालत क्या हो गई है। ये जो रिजीम चेंज की बात होती है, रिजीम चेंज युद्ध चलते हुए नहीं हो सकता है, शायद कभी हुआ भी नहीं होगा, मुझे याद नहीं है कि कभी हुआ हो। हमेशा युद्ध से पहले या युद्ध रुकने के बाद, जब लोगों को वास्तविकता का एहसास होगा कि हम क्या थे और क्या हो गए, तब इस रिजीम के खिलाफ लोग सड़क पर उतरेंगे। और इस रिजीम की जब बात कर रहा हूं ईरान की, तो वो है IRGC। वहां कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, जो है वो दिखाने के लिए है। वहाँ सब कुछ IRGC तय करती है, और IRGC जिहाद और आतंकवाद में विश्वास करती है, ये उसकी विचारधारा है। तो ईरान का समर्थन करने का मतलब है आप IRGC की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप का, नेतन्याहू का, अमेरिका का, इजराइल का खूब विरोध कीजिए, लेकिन ईश्वर के लिए ईरान का IRGC का समर्थन मत कीजिए। इससे बड़ा आत्मघाती कदम और कोई नहीं हो सकता।
तो ट्रंप ने अपने 20 मिनट के भाषण में जो मेरी समझ से सबसे बड़ी बात कही है कि इस युद्ध को हम बीच में छोड़कर नहीं जा रहे हैं, इस युद्ध को हम उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचाएंगे। उसमें 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते लगे, उन्होंने इसके आगे की बात नहीं कही, लेकिन उससे आगे भी जा सकते हैं। जब उन्होंने बताया कि अमेरिका जिन युद्धों में गया वो कितने साल चले, तो उनका अभी तो सिर्फ 32 दिन हुए हैं। ये युद्ध तभी रुकेगा जब ईरान घुटने के बल होगा, और ईरान घुटने का बल से मेरा मतलब ईरान के लोगों से नहीं है, IRGC घुटने पर होगा। और IRGC को घुटने पर लाए बिना इस युद्ध को ख़त्म करना सांप को अधमरा छोड़ने जैसा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।